पायलट को यहाँ पे लैंडिंग कराने में सबसे समस्या आती है, क्योंकि एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराना इजी होता है, लेकिन यहाँ पे जहाज कभी ऊपर नीचे घूमते हैं, कभी ऐसे, कभी लहर मारती है, उस पे से जहाज मूविंग होता है, तो इसको एंगल मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसका एंगल कैसे मिलाया जाए। तो इस एंगल को मिलाने में टेकॉन रडार मदद करता है। ये ऊपर से ये जो रडार देख रहे हैं यही बताता है कि देख बबुआ तोरा लैंडिंग, तो जहाज को थोड़ा सा और ऊपर करो, नीचे करो, दाहिने बाएं। समझ जाइए कि ये जिस तरह से वहां पर ILS सिस्टम काम करता है ना एयरपोर्ट पे, वहां पे ये टेकॉन सिस्टम काम करता है, और यही बताता है ताकि लैंडिंग आराम से इस पर किया जा सके और इजीली यहाँ पर अरेस्टेड लायर को फंसाया जा सके। इसके ऊपर ये वाला रडार को देखेंगे तो ये मेरीन रडार होते हैं, नेविगेशन रडार और मेरीन रडार। इनका काम क्या होता है, मेरीन रडार छोटे मोटे टारगेट को पकड़ते हैं, जैसे ड्रोन आ गया या छोटे शिप आ गए सब, नहीं तो इसी में बम बांध के लड़ा जाएगा तो भड़किए जाएगा। और नेविगेशन रडार जो होते हैं वो रास्ता बताते हैं जहाजों को कि ये रास्ता है, इधर से जाइए, नहीं तो पता चला समुद्र ऊपर से तो दिख रहा है समुद्र है, नीचे से कोई पहाड़ खड़ा रहेगा तो पेंदिए रगड़ा जाएगा उसका। तो ऐसी समस्या ना आए इसके लिए कई तरह के इसमें रडार लगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे ये वाला, ये सेलेक्सर RN रडार, ये बड़े साइज के होते हैं, 2 ठो लगाए गए हैं यहाँ पर, ये एक इस साइड में उधर से में। ये वार्निंग रडार होते हैं, ये 400 किलोमीटर रेंज होता है, 400 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी आएगा पूरा वार्निंग सिस्टम को ये दे देगा। इस सारे सिस्टम को इसके ऊपर ही इसको लगाया जाता है ताकि वार्निंग इसको दिया जा सके। इसका जो मेन रडार लगाया गया है MM स्टार रडार लगाया गया है, मल्टी फंक्शनल रडार। ये MM स्टार यहाँ पर देखेंगे ये इस शेप में बनाया गया है और एक यहाँ पर बनाया गया, हालांकि शायद इसमें अभी इसको फिट नहीं किया गया, क्योंकि जब इसमें फिट किया जाता है MM मल्टी फंक्शनल रडार तो ये हल्का सा उभार आ जाता है, कोई जरूरी भी नहीं। देखिए यहाँ हल्का हल्का उभार देखने को मिलेगा। ये पूरे 360 डिग्री के डायरेक्शन में कई सारे टारगेट को निशाना बना सकते हैं। जैसे मान के चले अचानक 50 ठो जहाज आ गया, 10 ठो मिसाइल आ गया, 2 ठो हेलीकॉप्टर आ गया, ड्रोन आ गया, इसको कोई टेंशन नहीं, सब पे नजर रखेगा, एक ठो पे लॉक कर देगा इधर उधर में। तो ये मल्टी फंक्शनल MF मल्टी फंक्शनल स्टार रडार होते हैं, ये इसका मेन रडार है। हालांकि इस पे चालू कर दिया गया होगा या नहीं भी किया होगा तो फिट करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। इसके अलावा इस पे ये जो एंटीना देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये कैमिट सिस्टम होता है, ये एंटी रडार होता है, इसे जहाजों के ऊपर वाले भाग में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है इस टाइप का। ये क्या करता है, अगर दुश्मन का रडार हमारे विक्रांत को पकड़ेगा ना तो उसको भटका देगा, वो उसको फिगर नहीं बनने देगा, उसको भटका देता है, तो इसलिए इसे एंटी रडार कहते हैं। तो दुश्मन अगर कोई मिसाइल मारेगा हमारे जहाज के ऊपर ना तो ये मिसाइल को भटका देगा, क्या इधर नहीं ना, उधर गिरो, उधर उधर विक्रांत है इधर, तो भटका देता है वहां पर, जिससे कि निशाने चूक जाते हैं। समुद्र में किसी भी तरह का टावर या वायर नहीं बिछे रहते हैं जिससे कि आप बात कर सके, वहां सैटेलाइट ही एक चीज होता है। तो सैटेलाइट से बात करने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसी के इसे शॉर्टकट में सैटकॉम कहते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये बहुत संख्या में यहाँ देखेंगे आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर लगाया गया है। ये सैटकॉम होते हैं सब जो सैटेलाइट से आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने एरिया वगैरह को कम्युनिकेशन में कोई खास दिक्कत नहीं आती है। सैटकॉम के अलावा इसमें सबसे जो एडवांस लगाया गया एडवांस कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा नेटवर्क को कंट्रोल करके रखता है। ये एंटीना के एक पूरे ग्रुप को कहते हैं, इसमें बहुत सारे एंटीना लगे रहते हैं, आप यहाँ देखेंगे तो ये लगाए गए हैं। ये क्या करता है, इस जहाज को कम्युनिकेशन करने में यही मदद करता है। ये जो INS विक्रांत है ये किसी एयरक्राफ्ट से कैसे संपर्क करेगा, इसी एंटीना के माध्यम से, जो उड़ रहा हुआ ड्रोन है या जहाज है या हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा सबमरीन से कोई पानी के अंदर है तो वो सिग्नल देगी तो यही पकड़ेगा। इसके अलावा तट पर मान के लिए मुंबई के तट से कोई आदेश आया तो यही पकड़ेगा। तो एक तरह से समझिए कि पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम को यही कंट्रोल करके रखता है। सेकेंडरी सर्वेलांस रडार को इसके टॉप पर यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लगाया गया। ये रडार जहाजों के पोजीशन को दिखाता है, जैसे हमारे खुद के जहाज मान के चले राफेल वगैरह हैं या MiG-29 के हैं, इनके ऊपर भी रडार लगे होते हैं, लेकिन इस रडार की क्षमता ज्यादा नहीं होती है। तो ये अगर उड़ते हुए गए, इनको रास्ता दिखाना है कि भाई देख तुम्हारे पीछे से दूसरा जहाज आ रहा है, तो ये वाला रडार पता कर लेता है कि रे भैया हमारा MiG गया है, उसके पीछे पाकिस्तानिया का भी है, तो उसको ये वाला रडार तुरंत बता देगा, पलट 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 मार देगा वहां पर। डेक के अंदर जो होते हैं पूरे सेलर वगैरह रहते हैं, इनके अंदर जिम प्लेग्राउंड वगैरह सारी चीजों का व्यवस्था होता है, खाने पीने का आइटम रहता है, इनमें 6 महीने का सामान को स्टोर कर सकते हैं। इसमें ब्रेड बिस्किट ये सब बनाने के लिए बेकरी मशीन होती है, हॉस्पिटल होता है, सब चीज इसके अंदर। ये चलता फिरता शहर है, इतना खतरनाक होता है यहाँ पर। पाकिस्तान को टेंशन हो गया इसको लेके, उसका कह रहा है कि इतनी फैसिलिटी तो उसके कराची शहर में नहीं है जितना अकेले इसमें। इसके ऊपर वाले इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एविएशन कॉम्प्लेक्स, इसे आइलैंड भी कहते हैं लोग यहाँ पर, नहीं तो इसे एविएशन कॉम्प्लेक्स या सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी पे सारा कमांड सिस्टम इसी पर रखा गया रहता है। अब यहाँ पे कोई जहाज लैंडिंग वगैरह करती है तो इसी में से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC वगैरह का काम यहीं से होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसके अंदर बैठे हैं लोग ना, यहाँ से टुकुर टुकुर झांकेगा जहाज लैंड किया या नहीं किया, खाली है या नहीं रनवे वगैरह, ये सब चीज को ये एविएशन कॉम्प्लेक्स या सुपर स्ट्रक्चर से ही देखते हैं लोग।
इसके ऊपर जो होता है ये वेदर रडार को भी लगाना जरूरी है, ताकि इन्हें पहले से चेतावनी मिल जाए कि आगे मौसम खराब है, चक्रवात, तूफान, सुनामी या कोई भी मौसम में गड़बड़ी आएगा तो इनका खुद का वेदर सिस्टम होता है, बता देता है महाराज कैप्टन साहब उधर जा रहे हैं, टाइटेनिक वाला हाल हो जाएगा, गड़बड़ मौसम है, उधर ठंडा पड़ रहा है, मोड़िए मोड़िए दाहिने मोड़िए, पहले ही मोड़ देगा, नहीं तो जाकर थूर लेगा टाइटेनिक की तरह अपने, सब पैसे डूब जाएगा हम लोग का। तो इस तरह से ये सी ट्रायल पे निकला है, जितने चीजें बताएं इसका 1 साल तक गहन जांच होगा काम कर रहा है कि नहीं। अब हम लोग का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल, अब इस पे डिस्कस हो रहा है कि इसके चाहिए कि नहीं चाहिए। बजट के अभाव में कहा जा रहा है कि भैया इसको नहीं चाहिए, हालांकि हमें थर्ड एयरक्राफ्ट की जरूरत जरूरी है वहां पर, और थर्ड एयरक्राफ्ट जो आएगा उसमें ये स्की जंप वाला सिस्टम नहीं होगा। स्की जंप में जहाजों को ऐसे इसके ऊपर जाके ऐसे जंप करके उड़ाया जाता है, जिस वजह से अपनी फुल क्षमता से नहीं उड़ पाती है। जबकि अमेरिका वगैरह में देखेंगे तो उसमें कैटापुल सिस्टम है, छोटे से रनवे, बस इतने दूर में जहाजें उड़ जाती है, 2-2 रनवे। इसमें क्या किया जाता है ना, जहाज के निचले चक्के को नीचे एक मशीन होती है गुलेल टाइप का, उसमें फंसा दिया जाता है और वो उसको फेंक देता है ऐसे गुलेल टाइप का, तो उड़ाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो विक्रांत में हम लोग इस आने वाला थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और रखना भी चाहिए हम लोग को, क्योंकि देखिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की हमको जरूरत है क्योंकि भारत की जो तटरेखा है आप देखेंगे एक लंबी तटरेखा है, तो इसको हमेशा 2 एयरक्राफ्ट चाहिए। अब हम कहेंगे सर 2 ठो है, भाई एक ठो अगर सर्विसिंग में जाता है ना तो 6 महीने लगते हैं उसको रिपेयर सर्विसिंग, इतना बड़ा एरिया है उसको करने में, तो एक ठो तो सर्विसिंग में जाएगा, तो एनी टाइम हमारे पास एक ही अवेलेबल रहेगा। तो 3 ठो रहेगा तो एक ठो सर्विसिंग में गया, 2 ठो रेडी है, तो हमें 3 चाहिए, एक हिंद महासागर, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी, एक सर्विसिंग के लिए चाहिए। और दूसरा हमें बनाने में जाता क्या है, वरना यूक्रेन का हाल हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट मतलब पानी वाली जहाजों को बनाया था यूक्रेन ने, जब रूस जो था यूएसएसआर था 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो इसके जितने भी वो शिपयार्ड थे उसको छोड़ दिया गया। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े रूस ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं वो सब के सब यूक्रेन में बने हैं। और आज हाल यूक्रेन का ये हो गया है कि यूक्रेन जहाज बनाना भूल गया, क्योंकि उसने कुछ आगे शिप बनाए नहीं, अब उसको जहाज बनाने के लिए तुर्की से खरीद रहा है। तो वही हाल हमारा हो जाएगा अगर हमारे पास कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जो जहाजों को उड़ा सके। तो क्या दिक्कत है भाई साहब, हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है एक एयरक्राफ्ट कैरियर, ये विक्रांत हम लोग के पास ऑलरेडी है, हमारे पास इसका डिजाइन है, नक्शा है, हर चीज है। अगर हमारे पास थर्ड बनाने के लिए खर्चा आता है तो इसी को कॉपी करके एक और बना दीजिए, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, ना आपको अलग से इंजीनियर बुलाना है, ना डिजाइन बनवाना है, ना कोई कटिंग का सांचा अलग बनाना, सब कुछ फिट है वहां पर। जैसे मान के चलिए हम किसी दर्जी के पास गए कपड़ा सिलवाने के लिए और 2 महीना बाद कहें कि यार ये कपड़ा तो ठीक ही हो रहा है, एक और सिलवा लेते हैं, तो हमको मेहनत थोड़ी करना है, कपड़ा खरीद के दे देंगे, उसके पास नाप ऑलरेडी है, तो हमारे पास ऑलरेडी नाप पड़ा हुआ है विक्रांत का, एक और बना के दे देंगे, 3 ठो हो ही जाएगा यहाँ पर। देखिए डर भी जरूरी होता है, संख्या बहुत मायने रखती है। कोई कहेगा पाकिस्तान के पास कितना एयरक्राफ्ट कैरियर, एक को नहीं, चाइना के पास अभी फिलहाल एगो है, एगो बन रहा है, 2030 तक 10 गो कर लेगा, अरे 10 गो कर लेगा और 2030 तक हम लोग मॉडले बनाएंगे, तब तक इसी को छाप कर रख दीजिए, हमारे इंजीनियर क्या खाली बैठे रहेंगे सब 2030 तक। और हम तो कहते हैं कि भाई एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत खर्चा आता है, एक जहाज खरीदो, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर अलग से खरीदो, उसके ऊपर मतलब एयरक्राफ्ट लड़ाकू जहाज अलग से खरीदो, उससे अच्छा है कि हम लोगों को एक आइलैंड बना लेना चाहिए आर्टिफिशियल। देखिए हमारे पास ऑलरेडी जो है यहाँ पर हमारा ये अंडमान निकोबार है, यहाँ हमारी नेवी ऑलरेडी डिप्लॉयड है, यहाँ रडार एयरपोर्ट वगैरह सब है, यहाँ लक्षद्वीप में है। तो भारत को क्या करना चाहिए कि हम लोग को यहाँ पर एक और से अलग से आइलैंड बना दीजिए, एक यहाँ बना दीजिए। ये क्या करेगा, ये पूरे एरिया को कंट्रोल कर लेगा, ये पूरे एरिया को कंट्रोल कर लिया, यहाँ ऑलरेडी हमारा अंडमान निकोबार पूरा कंट्रोल कर लिया, चाइना घुसो सा शुरू तो नहीं यहाँ पर, और एक हम लोग को यहाँ बना लो और एक इस साइड बना लीजिए, ये हमारा लक्षद्वीप है, ये पूरे बॉर्डर को कंट्रोल कर लेगा। यहाँ एक आइलैंड बना लेते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर में, कौन चिल्लाने आएगा, चाइना बोल बनाइए ले, कौन इधर कोई है ही नहीं चिल्लाने वाला, यहाँ पर पाकिस्तान चिल्लाएगा उसको चिल्लाने दीजिए, यहाँ पर ये एरिया से यहाँ कंट्रोल कर लेंगे, एक आइलैंड इधर बना देंगे, चाइना ने यहाँ जिबूती में बना रखा है, कंट्रोल हो गया, खत्म कहानी। अब जो हमारे बचे सब विक्रांत वगैरह उसको छुट्टा साड़ की तरह टहलने दीजिए कि तुम टहलो जी भाई, इधर कोई दिक्कत नहीं है, और इस आइलैंड पे कोई झमेला नहीं होता है, आपको टेंशन फ्री है, आपका इतना एरिया आपको दिखेगा तो ये एरिया सेफ हो गया, ये एरिया सेफ हो गया। अब इस आइलैंड को ना इसको दुश्मन के बम गिराने से झमेला है, अब भाई जहाज पे बम गिराएंगे डूब जाएगी, थोड़े गिरेगा, जहां बम गिरेगा वहीं कुछ हल्का सा डिस्टर्ब होगा। और आप यहाँ पर पूरा रडार फिट कर लीजिए, आर्मी के रहने का जगह बना दीजिए, हर चीज बना सकते हैं, और इसमें कम खर्चा है और सिंगल इन्वेस्टमेंट है, एक बार बनाइए, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, जहाज का तो एक्सपायरी डेट हो जाता है, वहां पे उसको फ्यूल चाहिए, डीजल चाहिए, बैटरी चाहिए, जनरेटर चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए साइज मायने रखता है, साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, इसमें पूरा बनाइए, यहाँ पर पूरा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कम खर्चा में आ जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि इस साइड आइलैंड से कवर करके इस साइड आइलैंड से 2 गो को यहाँ पे 3 गो लेते ही, एगो सर्विसिंग होगा, 2 गो छुट्टा साड़ की तरह
घूमेंगे सब। आप क्या सोचते हैं कि क्या हमें आइलैंड पे वर्क करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इतना बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये एक मिसाइल भी अगर इस पे बढ़िया से हिट कर जाएगा तो रिस्क है। हालांकि मिसाइल को ये हिट होने नहीं देता, इसमें बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं। अब पाकिस्तान क्या क्या कहना है, देखिए ये सब साले सब पूरा बैल है सब। अब हमारा जो विक्रांत है, तो विक्रांत की कॉस्टिंग जोड़ दीजिएगा, उसके ऊपर मिग 29 के जो 36 जहाज आएंगे उनकी कॉस्टिंग जोड़िएगा, उस पर 10 हेलीकॉप्टर आएंगे उसकी कॉस्टिंग जोड़िएगा, उसके साथ जो पूरा बैटल ग्रुप चलेगा उसका कॉस्टिंग, उस पर 64 बराक मिसाइल जुड़ेंगे उसकी कॉस्टिंग जोड़िएगा, तो मोटा मोटी $12 बिलियन पड़ेगा। और पाकिस्तान के पूरे तीनों सेनाओं को मिला दीजिएगा, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, नौ सबको, तो $11 बिलियन का बजट है। सोच रहे हो उनके पूरे बजट से ज्यादा हम लोग का एगो जहाज है। तो ये क्या करे सब, तो इन्होंने चाइना इनको ठग दिया। अरे बैल कहीं का, चाइना ने कहा हमने एक मिसाइल बनाया है, मिसाइल का नाम है CM-400, ये मिसाइल जाके मार देगा विक्रांत को। इन गधों को इन्होंने बताया ही नहीं कि इस मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम उन्होंने दिया ही नहीं है। अब विक्रांत अपना जगह बदल देगा तो ये वहीं जाके गिर जाएगा। पूरी तरह से लोल है सर। इनको दे दिया है, कितना दिया है, 60 को, जबकि इन गधों को कुछ पता ही नहीं है कि INS विक्रांत जो है 64 को बराक 8 मिसाइल रखता है। ये बराक 8 मिसाइल इजराइल का बना हुआ, इंडिया इजराइल मिल के बनाए हैं सब, और आयरन डोम जो इजराइल ने गाजा के रॉकेटों को मार देता है ना, उसका बाप है ये। आयरन डोम की तो क्षमता 10 किलोमीटर होता है, इससे 150 किलोमीटर मारेगा, और उसके आगे ही कह रहा है कि हम फेंकेंगे मर। अरे यार, अगर विक्रांत चुपचाप अपना लंगर गिरा के ब्रेक मार देगा ना, तो तुम्हारा मिसाइल पानी में गिरेगा। और तुम्हारा JM-17 एक लड़ाकू जहाज दुइये को लेकर उड़ सकता है, और इसके ऊपर हमारे विक्रांत के ऊपर ऑलरेडी फाइटर जहाज है, ये जाके उस जहाज को मार देंगे तो ना, हम मार देंगे यहाँ पर। उसके अलावे 76 mm का कैनन लगा हुआ है, तोप से मार के गिराया जा सकता है। या फिर हमारे पास AK 660 मशीन गन लगे हुए हैं, ये पॉइंट मशीन गन होते हैं, इनको रडार से फिट कर दीजिए, ये जिधर देखेंगे निशाना लगाने की जरूरत नहीं, रडार से देख के मार देते हैं वहां पर। लेकिन ना, ये मार के गिरा देंगे हमारे विक्रांत को। इन ससुरों को कुछ अते पते नहीं है यहाँ। आई होप आप विक्रांत के सारे एवियोनिक्स और रडार सिस्टम को समझ गए होंगे। आपकी क्या राय है, भारत को केवल एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिपेंड रहना चाहिए कि साथ साथ इसके पैरेलल आइलैंड पर भी डेवलप करना चाहिए? क्योंकि चाइना ने आइलैंड्स को मिलिट्री आइलैंड बना रखा है, दुबई ने तो आइलैंड पर पूरा शहर ही बसा रखा है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में मेंस में आप देखेंगे साइंस एंड टेक के पोर्शन में एक क्वेश्चन ऐसे जरूर रहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ये अभी करंट का है, तो ये अक्सर पूछने की संभावना भी है। और बीपीएससी का तो नोटिफिकेशन भी दिसंबर में एग्जाम भी है, दरोगा, CDPO, बीपीएससी लाइन से सबके एग्जाम है। इसके बैचेज भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। 17 अगस्त से क्लास भी खुल जाएगा, और बैच जैसे आएंगे तो हम आपको उसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसके बैच कब आते हैं। और आप सभी लोग को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।